देखते हैं लोक नाट्य की श्रेणी में देखते हैं लोक नाट्य के बचे हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोक नाट्य लोक संस्कृति का आधार है। लोक नाट्य में लोक गाथा भी गाई जाती है, लोकगीत भी समावेशित रहता है, लोक नृत्य भी रहता है और साथ साथ इसमें मनोरंजन होता है। जो भी एक्टिविटी की जाती है सब कुछ एक साथ रहता है, तो फोक डांस भी बोला जाता है इसको। एक पार्ट को हम कल देख लिए थे, एक पार्ट को पिछले क्लास में देख लिए थे और इसके जो बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, उसको हम देख रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। यहाँ पर देखिए कौन सा लोक नाट्य के बारे में पूछा गया है जो उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है। तो हम रासलीला के बारे में क्लास देखे थे तो ये तो कंफर्म था कि जो छत्तीसगढ़ का रहस्य है वो उत्तर प्रदेश के डायरेक्ट रासलीला से आया हुआ है। और रासलीला जो ये रासलीला है इसी का छत्तीसगढ़ में रहस्य बोला जाता है, छत्तीसगढ़ में रहस्य नाम है। रहस्य नाम पड़ा हुआ है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। चंदैनी गोंदा, चंदैनी गोंदा नहीं होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। रहस्य इसका आंसर है, नाचा इसका आंसर नहीं होगा, गम्मत इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा लोक नाट्य उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित है, अर्थात उत्तर प्रदेश की रासलीला से अधिक प्रभावित कौन सा हो जाएगा, रहस्य हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा रहस्य। और रहस्य जो है वो श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध से है। दसम स्कंध से लिया गया है। तो श्रीमद् भागवत है वह मतलब जो रहस्य है, जो रासलीला का जिसमें वर्णन है, तो वो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध से लिया गया है जो महाभारत से संबंधित है। इसे महाभारत से भी संबंधित कहा जाता है, महाभारत से संबंधित कहा जाता है। इस तरह रहस्य जिसमें श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का वर्णन है, रासलीला का वर्णन है और श्री कृष्ण के जो जितने भी वहां पर जो किए हैं, जो धर्म की बातें की गई हैं, कंस का वध किया गया है, सारी चीजें जो कालिया नाग से उनका जो युद्ध हुआ था वह सब इसमें आपको रहस्य में दर्शाया गया है। जो गांव होता है उसको पूरा ब्रजमंडल की तरह तैयार कर देते हैं और ब्रजमंडल में बहुत सारी मूर्तियां लगाई जाती है चितेरा जनजाति के द्वारा। तो ये एक पूरा गांव, पूरा जो वहाँ का जो माहौल होता है वो ब्रजमंडल की भांति रहता है। इसकी तैयारी कई महीने पहले से होती है, यज्ञ की भांति होती है। आंसर निकल के आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में रहस्य नृत्य किस त्योहार में करते हैं। रहस्य नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है कि किस त्योहार में करते हैं। अब ऑप्शन जितने हैं सबको बारी बारी से पढ़ना है। पहला है, ए नंबर पे है दीपावली, बी नंबर पे है जन्माष्टमी, सी नंबर पे है होली और डी नंबर पे है नवरात्रि। देखिए इसमें से दो ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज करेंगे, है ना। तो दीपावली तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ने के बाद भी हम दीपावली को क्रॉस कर रहे हैं। जन्माष्टमी और होली, नवरात्रि भी नहीं होगा, लेकिन जन्माष्टमी और होली में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की बातें आती हैं। इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन रहस्य में है। तो हम जो रहस्य लेते हैं वो श्री कृष्ण जी से संबंधित हो जाता है। और जब हम देखते हैं कि जन्माष्टमी भी ऑप्शन में है और होली भी ऑप्शन में है। होली तो दूर हो जा रहा है ऐसे में, जन्माष्टमी को सबसे पहले आप यहाँ पर आंसर लेने की कोशिश करते हो क्योंकि श्री कृष्ण जी से संबंधित है, पर नहीं, रहस्य एक अलग चीज है। रहस्य ही लोक नाट्य है, ये जन्माष्टमी से संबंधित बिल्कुल नहीं है। नॉट जन्माष्टमी ना, इसमें जन्माष्टमी का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो जो रहस्य है वो सीधे सीधे जो रासलीला है उससे संबंधित होता है। और ये रासलीला कब किया जाता है, होली के समय किया जाता है। जैसे होली में ब्रज की होली बहुत फेमस है
वही होली का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिया गया है। ये सीधे सीधे होली से संबंधित रहता है, ना कि जन्माष्टमी से। इसका आंसर हो जाएगा कि रहस किस त्योहार में करते हैं, तो होली के समय करते हैं। जरूरी नहीं है कि होली के दिन करें और होली के दिन खत्म हो जाए, उपलक्ष्य होता है होली का समय। रंग पंचमी भी तो 5 दिन की होती है ना, ऐसे करके 6-7 दिनों का समय पूरा इसके लिए समर्पित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक कौन थे? नाचा के बारे में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक कौन थे। ए है केदार यादव, बी है रामचंद्र देशमुख, और सी है दुलार सिंह मंदरा जी, और डी है झाड़ूराम देवांगन। तो इसमें से कुछ ऑप्शन आपको पता होंगे। केदार यादव देख लीजिएगा, ये भी किसी न किसी से संबंधित है। और रामचंद्र देशमुख तो देहाती कला मंच से है, इसको तो पता है हमको। देहाती कला मंच से संबंधित है, और चंदैनी गोंदा से भी है। चंदैनी गोंदा की जो स्थापना करता है वो रामचंद्र देशमुख हो गए। दुलार सिंह मंदरा जी पे हाँ ये आंसर हो रहा है। झाड़ूराम देवांगन तो पंडवानी के जनक हैं। केदार यादव एक गायक है छत्तीसगढ़ के, जो मोर संग चलौरे गाए थे। मोर संग चलौरे। अगला क्वेश्चन हम जो देख रहे हैं ये प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में नाचा के प्रवर्तक कौन थे। नाचा के प्रवर्तक के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे नाचा आपका बोल्ड पॉइंट है कि नाचा के प्रवर्तक कौन है। केदार यादव के बारे में देखा जाएगा तो केदार यादव बहुत प्रसिद्ध गायक है। मोर संग चलौरे जैसे महत्वपूर्ण गीतों की इन्होंने गायन किया है। फिर रामचंद्र देशमुख, इन्होंने तो देहाती कला मंच की स्थापना की है, चंदैनी गोंदा जैसे मंच की स्थापना की है। दुलार सिंह मंदरा जी, हाँ दुलार सिंह मंदरा जी नाचा के जनक हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हो। कुछ इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की है, इनके साथ साथ याद रखना होगा रवेली नाचा पार्टी। जो दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी हैं, इन्होंने रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की थी। हमने याद किया था कि दावेली खा के मंदरा गए, या दावेली से दुलार है, ऐसे करके इनके साथ याद रखना है। नाचा को इसके साथ जोड़ लेना है। फिर झाड़ूराम देवांगन, ये पंडवानी के वेदमती शैली के शुरुआत करने वाले व्यक्ति हैं। तो पंडवानी के जो जनक कहा जाता है वो झाड़ूराम देवांगन को बोला जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर नाचा के जो प्रवर्तक हैं दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है रहस, यहाँ पे पूछा गया है रहस। रहस लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है? रहस लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित है पूछा जा रहा है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पे है महाभारत, बी नंबर पे है गुरु घासीदास का जन्म से संबंधित, सी नंबर पे है रामायण से संबंधित, और डी नंबर पे है कृष्ण की रासलीला से संबंधित। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन फिर आपको सताएंगे, यहाँ पे दो ऑप्शन फिर आपको सताने वाले मिल रहे हैं कि रहस लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो देखिए ये महाभारत पर भी क्लिक हो रहा है आपको, और श्री कृष्ण जी के रासलीला पर भी क्लिक हो रहा है। दो ऑप्शन तो आप यहाँ पर काट दीजिए कि गुरु घासीदास जी से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें तो पंथी नृत्य किया जाता है। गुरु घासीदास से नृत्य संबंधित होता है, उसे पंथी नृत्य या गीत दोनों ही किया जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो रामायण है, रामायण से इसका संबंध बिल्कुल नहीं है। वो फूलवासन की गाथा जैसी चीजों से संबंधित है, फूलवासन की गाथा। जो रामायण का संबंध हम छत्तीसगढ़ की लोकगीतों से देखेंगे, फूलवासन की गाथा यहाँ पे मेनली
आ जाएगा। अब महाभारत में चलते हैं, तो महाभारत भी देख रहे हैं कि हाँ, श्रीमद् भागवत महाभारत से ही उठाया गया है, लेकिन डायरेक्ट नियर का आंसर कौन होगा, यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे सबसे नियर का आंसर होगा श्री कृष्ण की रासलीला से संबंधित है। इसी रासलीला को रहस बोल दिया गया है छत्तीसगढ़ में, इसी रासलीला को रूपांतरण करके नाम को रहस बोला गया है। तो यहाँ पे सीधे जो आंसर हो जाएगा वो श्री कृष्ण जी की रासलीला से संबंधित हो जाएगा। तो ये आंसर डी नंबर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ लोक संगीत की किस विधा से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे। छत्तीसगढ़ लोक संगीत की किस विधा से, विधा पूछा जा रहा है, से प्रसिद्ध संगीतकार खुमान साव जुड़े थे। तो खुमान साव एक प्रसिद्ध संगीतकार है, प्रश्न में ही बोला जा रहा है, ये बहुत बड़े गायक है। अब देखिए यहाँ पे ए नंबर होगा। अब देखिए ए नंबर पे है नगमत कैना, बी नंबर पे है धनकुल, सी नंबर पे है चंदैनी गोंदा और डी नंबर पे है भोजली। अब इनमें से आपको ऑप्शन अपना उत्तर निकालना है कि खुमान साव जो संगीतकार है, प्रसिद्ध संगीतकार हैं, वो इनमें से किससे संबंधित हैं। तो नगमत कहना से तो संबंधित नहीं है। नगमत कहना तो देवार जाति के द्वारा गीत गाया जाता है, या एक देवार गीत में से आता है ये। धनकुल है, धनकुल भी कुछ अलग ही है। धनकुल में क्या होता है, रात्रि जागरण, रात्रि जो होता है एक उपासना और जागरण वाला त्योहार होता है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें गुरु माए होती हैं जिसमें इसका मनाती है, जागरण का पर्व होता है। चंदैनी गोंदा खुमान साव से संबंधित है क्या, हाँ, खुमान साव से संबंधित चंदैनी गोंदा है, ये इसका आंसर चंदैनी गोंदा होगा। तो इस अब देखिए भोजली भी नहीं होगा इसका आंसर। भोजली तो सीधे सीधे जो जवारा उगाया जाता है 8-9 दिन तक, उसको जवारा को समर्पित किया जाता है। भोजली जवारा की तरह ही होता है, जवारा विसर्जन, जिसमें अहो देवी गंगा लहर तुरंगा जैसे गीत गाकर जो इस जवारे को जो उगाया गया रहता है उसको जल में समर्पित किया जाता है। तो इससे भी संबंधित नहीं है। खुमान साव को सीधे सीधे चंदैनी गोंदा से याद रखना है। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, ये चंदन है, ये खुमान है, तो चंदन लगाने से मान बढ़ जाता है। अगर आप चंदन लगाओगे तो चेहरे पे, मस्तक पे शीतलता आती है, एक मान बढ़ता है और एक अच्छी पर्सनालिटी भी दिखने लगती है कि हाँ कोई धार्मिक प्रवृत्ति के या आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये खुमान से इस चंदन को याद रखेंगे तो ऐसे करके रिलेट हो जाएगा। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य विधाओं का प्रचार दाऊ रामचंद्र देशमुख ने किया था। इसमें पूछा जा रहा है कि दाऊ रामचंद्र देशमुख किस नृत्य विधा का इन्होंने किया था, प्रचार किया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पे है सोनहा बिहान, बी नंबर पे है गम्मत, सी नंबर पे है चंदैनी गोंदा और डी नंबर पे है राउत नाचा। तो यहाँ पे रामचंद्र देशमुख से पूछा जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा था कि रामचंद्र जी चंदन लगाते हैं, तो ऐसे करके याद हो जाएगा रामचंद्र जी चंदन से लगाते हैं, इससे संबंधित हमने कर लिया था और यही चंदनी हमको याद हो गया है अब तक। तो ये बहुत सुंदर, एक थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो सोनहा बिहान नहीं होगा, गम्मत नहीं होगा और राउत नाचा नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा चंदैनी गोंदा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया। ऐसा पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विधा में हबीब तनवीर ने विशिष्ट योगदान दिया है, ऐसा पूछा गया है। ए नंबर पे है ऑप्शन में, ए ऑप्शन ए है लोक नृत्य, बी ऑप्शन है लोक संगीत, सी ऑप्शन है लोक रंगमंच और डी नंबर पे है लोक शिल्प। हबीब तनवीर की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए लोक नृत्य से संबंधित सब में लोक लगा है, लोक सब में लगा है, आपको खेलना है यहाँ पर बाजू वाली चीजों से।
नृत्य की बातें पूछी गई हैं, संगीत की बातें पूछी गई हैं, रंगमंच की बातें पूछी गई हैं, शिल्प की बातें पूछी गई हैं। तो देखिए हमने हबीब तनवीर के बारे में पढ़ा था कि यह एक रंगकर्मी है, थिएटर की स्थापना किए थे, हिंदुस्तान थिएटर इन्होंने स्थापना किया था। हिंदुस्तान थिएटर, और एक है नया थिएटर। नया थिएटर का स्थापना किया था। जो हिंदुस्तान थिएटर है वो 1954 में हुआ था, और जो नया थिएटर है वो 1959 में हुआ था। तो अब देखिए दोनों के में डेट में कंफ्यूजन हुआ कि पहले इसको करेंगे कि पहले ये आएगा, तो हिंदुस्तान पहले का रखना है, हिंदुस्तान पहले रहेगा, और नया चीज बाद में नया आता है, पहले तो हिंदुस्तान, उसके बाद जो नई चीज आएगी वो नया वाला बाद में आते जाएगा, तो नया चीज बाद में आएगा। तो जो हबीब तनवीर थे इन्होंने इन रंगमंचों का स्थापना किया था, दिल्ली में किया था। तो ये सीधे सीधे रंगमंच से संबंधित हो गए। तो लोक नृत्य से संबंधित नहीं है, लोक संगीत से भी नहीं है, लोक शिल्प से भी नहीं है। किससे है ये? रंगमंच से, रंगकर्मी है, और इन्होंने इनको पद्मश्री मिला हुआ है, इसी कार्य के लिए इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, और पद्म भूषण, पद्म भूषण। पद्मश्री कब मिला है? पद्मश्री हबीब तनवीर, ऐसा है? सही है? देखो तो पद्मश्री 1983 में, और जो पद्म भूषण है वह 2002 में मिला है। तो हबीब तनवीर का जो यहाँ पे एक, यहाँ पे तो जो दो दो बब लगा है, उसे ये दो को याद रख लेना है। तो 2002 में मिला है। तो हबीब तनवीर छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनका जो भी यहाँ पे योगदान है, सराहनीय योगदान है, जो आजीवन यहाँ पर विस्मरण है। तो देखिए ये रंगमंच कलाकार या रंगमंच के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक आगरा बाजार के लेखक का नाम बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक है यह एक, नाम यहीं से आप इसको भी याद कर लेंगे कि आगरा बाजार क्या है। तो आगरा बाजार पुस्तक है, और पुस्तक के लेखक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हबीब तनवीर, केदूराम दलित, लक्ष्मी नारायण पयोधी, स्मिता भारती। देखिए ऑप्शन ए पर क्या बोला गया है? हबीब तनवीर। ऑप्शन बी पर बोला गया है केदूराम दलित, और ऑप्शन सी पे बोला गया है लक्ष्मी नारायण पयोधी, और ऑप्शन डी पे बोला गया है स्मिता भारती। तो चूंकि इनके विषय में जो हबीब तनवीर है, इनके पूरी व्यक्तित्व को अगर पढ़ा जाएगा, इनकी जीवनी को पढ़ा जाएगा, इन्होंने प्रमुख प्रमुख पुस्तकों की भी रचना की है, और उस पर मंचन भी किया है, रंगमंच पे पूरा पूरा मंचन भी हुआ है। तो हबीब तनवीर का जो आगरा बाजार है ये हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधे सीधे हो जाएगा हबीब तनवीर, आगरा बाजार। ये कोदूराम दलित नहीं होंगे, लक्ष्मी नारायण पयोधी नहीं होंगे, और स्मिता भारती नहीं होंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोनहा बिहान नाम से कंपनी शुरू की है। सोनहा बिहान के बारे में पूछा जा रहा है कि सोनहा बिहान जो शुरू किए हैं उसका नाम पूछा जा रहा है। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, और पूरे क्वेश्चन में से आप उसको कैसे छोटा सा सोच सकते हो उसको सोचना है। उस संगीतकार का नाम बताइए जिसने लोक संगीत को बढ़ावा देने के लिए सोनहा बिहान नाम से कंपनी शुरू की है। मतलब पूछा केवल ये जा रहा है कि सोनहा बिहान किसने शुरू किया है, इतना जो बड़ा चढ़ाकर पूछा गया है उसमें आपको निकालना है कि पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोनहा बिहान स्थापना किसने किया है। चलिए देखते हैं। ए नंबर पर पूनाराम निषाद है, बी नंबर पर रामचंद्र देशमुख है, सी नंबर पे सुलक्षणा पंडित है, और डी नंबर पे दाऊ महासिंह चंद्राकर है। तो सोनहा बिहान की बात पूछी जा रही है। तो सोनहा बिहान के लिए हमने पढ़ा था कि जो साहित्यकार है नरेंद्र देव वर्मा, नरेंद्र देव
वर्मा, उन्हीं की रचनाओं का रूपांतरण किया गया है सुबह की तलाश। उन्हीं की जो इनकी जो रचना है सुबह की तलाश, इसी का छत्तीसगढ़ में रूपांतरण किया गया है, सोनहा बिहान बनाया गया है, जो इसी का छत्तीसगढ़ रूपांतरण है। रूपांतरण सोनहा बिहान है। देख लिए हम कि नरेंद्र देव वर्मा जो साहित्यकार है, उनकी जो रचना है सुबह की तलाश, उसी को छत्तीसगढ़ में अनुवाद करके सोनहा बिहान का यहाँ पे अनुवाद करके उसी का मंचन किया गया है और सोनहा बिहान के नाम से इस कंपनी की शुरुआत की गई है। तो इसमें पूनाराम निषाद नहीं होंगे, रामचंद्र देशमुख नहीं होंगे, सुलक्षणा पंडित नहीं होंगी और दाऊ महासिंह चंद्राकर होंगे। इसका आंसर दाऊ महासिंह चंद्राकर के। और कैसे याद किए थे? चंद्राकर सोनहा बिहान रहेगा, जो सुबह सुबह जो चंद्रमा, जो सुबह सुबह की किरणें होती है उसमें उस समय चंद्रमा भी होता है और सुबह का जो सोनहा बिहान होता है उससे हमको इसको रिलेट करना है। और वहां पर चंद्रमा भी रहता है और सोनहा बिहान भी होते रहता है। सुबह सुबह की धूप येलो कलर की गिरती है और सोना जैसा बरसता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित किया गया? देख रहे हैं हबीब तनवीर के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, रहस्य के बारे में बार बार पूछा जा रहा है और चंदैनी गोंदा के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित किया गया है, पूछा जा रहा है। तो इसमें है नवा बिहान ए नंबर पे, बी नंबर पे नया थिएटर, सी नंबर पे छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच और डी नंबर पे है लोक रंग। हबीब तनवीर के बारे में पूछा जा रहा है। हबीब तनवीर के बारे में हमने पढ़ा था कि यह प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी है, रंगमंच कर्मी है और इसी के लिए इनको क्या पद्मश्री मिल चुका है 1983 में और 2002 में पद्म भूषण मिला हुआ है। और इन्होंने प्रमुख मंचन किया है। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना 1954 में किए हैं और जो नया थिएटर है उसकी स्थापना 1959 में किए हैं। तो इस तरह से ये प्रसिद्ध रंगकर्मी है। तो इसमें देखिए हबीब तनवीर के बारे में पूछा जाएगा तो ये लोक रंग में आ जाएंगे। तो इसमें नवा बिहान इसका आंसर नहीं होगा। देखिए चारों ऑप्शन किसी न किसी से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर नया थिएटर नहीं, नया थिएटर तो होगा, लोक रंग ये नहीं होगा, सॉरी। देखिए इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संगठन हबीब तनवीर द्वारा स्थापित किया गया है? हमने देखा कि प्रसिद्ध रंगमंच कर्मी है, तो इन्होंने नया थिएटर की स्थापना की है। कब की है? 1959 में किया है। ये आंसर इनका हो जाएगा। नवा बिहार नहीं होगा और नया थिएटर इसका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच इनका नहीं है और लोक रंग इसमें नहीं आएगा। तो हाँ, हाँ रंग मंच लिखा होता, लोक रंग मंच ऐसा करके लिखा होता तो। लेकिन इसमें लोक रंग एक अलग ही विधा है, एक अलग ही एक नाट्य शैली है। लोक रंग छत्तीसगढ़ बोल देते हैं ना, तो ऐसी कोई नाट्य विधा है। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल चुका है नया थिएटर। तो नया थिएटर डायरेक्ट इनसे आंसर जुड़ जाएगा। लोक रंग के बारे में सर्च करिएगा, लोक रंग की अलग ही चीज होता है। क्वेश्चन लगाने से दिमाग खुलता है, दिमाग की परतें खुलती हैं क्वेश्चन लगाने से। क्योंकि पढ़ने के बाद हम 4 ऑप्शन में से अपना क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन लगाना सबसे बड़ी यहाँ पर आपका जो सैन्य शक्ति होती है विद्यार्थियों की, वह है क्वेश्चन को हैंडल करना। 2 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, 3 ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। आपका निकटतम आंसर कौन होगा यह आपको यहाँ से निकालना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध रंगमंच हस्ती है? रंगमंच हस्ती के बारे में पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ए नंबर पे गिरीश कर्नाड डाली, बी नंबर पे डाली कठोर, सी नंबर पे हबीब तनवीर और डी नंबर पर सुनील शानबाग।
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये आया हुआ था और इसमें जिसने पढ़ाई की उसी का बनने वाला है। इसमें पूछा गया था रंगमंच हस्ती छत्तीसगढ़ के बारे में। एक ही बार में ये बनने वाला क्वेश्चन है कि हमारे छत्तीसगढ़ से जो जुड़े हैं रंगमंच हस्ती कौन है, हबीब तनवीर है। तो इसका आप एक नजर में सब नाम को काट दीजिए और इन नामों को काट दीजिए, आपका सीधे आंसर हबीब तनवीर से आ जाएगा। यहाँ पर तुरंत बनने वाला क्वेश्चन है क्योंकि तीनों को रिफाइंड कर खुद ही क्वेश्चन ने कर दिया है और हमारी पढ़ाई में ये इंपॉर्टेंट हो गए हैं। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है। यहाँ पर क्वेश्चन लगाना बहुत मोस्ट है क्योंकि आपकी यहीं से तैयारी ज्यादा अच्छे से परिपक्व होती है पढ़ने के बाद, क्योंकि हम पढ़ाई बहुत सारा किए रहते हैं, उसमें से आंसर निकालने का तरीका कैसा होगा ये बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक, जिसी को बोला गया है जोक्कड़, यानी कि छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के किस प्रारूप में विदूषक या जोक्कड़ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन देखते हैं। ए नंबर पे है गम्मत, बी नंबर पे है नाचा और सी नंबर पे है ए और बी दोनों की बात हो रही है, डी नंबर पे है ए और डी दोनों की बात हो रही है। तो देखिए इसमें जो पूछा गया है विदूषक या जोक्कड़ किसमें होता है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन में कि गम्मत में भी तो होते हैं विदूषक और जोक्कड़, इसमें भी होते हैं, इसमें भी विदूषक होते हैं, विदूषक जोक्कड़ होता है और परी भी होती है, साथ में परी भी होती है। और नाचा में देख रहे हैं कि इसमें भी यह विदूषक होता है और ये परी होती है। इसका मतलब है दोनों में गम्मत में भी विदूषक और परी होते हैं और नाचा में भी विदूषक और परी होते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑप्शन ये दोनों होने वाले हैं क्योंकि नाचा और गम्मत एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी अंतर है कि नाचा में कुछ ऐसी कुरीतियों के बारे में बोला जाता है जो आपके दैनिक जीवन में चल रहा है या समाज की ज्वलंत समस्या हो उसके बारे में बोला जाता है। पौराणिक तो बोला ही जाता है, पौराणिक इसमें लोक नाट्य तो होता ही है, साथ में कुछ ज्वलंत लोक समस्याओं के बारे में भी इसमें मंचन किया जाता है। पर गम्मत क्या है, गम्मत सीधे सीधे प्राचीन तरीके से किया जाता है, पौराणिक कथाओं पे ही आधारित होता है। तो ये थोड़ी सी अंतर हो जाती है, बाकी दोनों में विदूषक भी होंगे और यहाँ पर परी भी होंगे। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, यानी कि ए एंड बी दोनों आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। डी तो है ही नहीं है इसमें, तो डी का सवाल ही नहीं, आपका तुरंत निकल कर आ गया है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहस्य के मंच को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पढ़े हुए में से निकल कर आ रहा है कि रहस्य के मंच को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए में है रासधारी, ऑप्शन बी में है रास खंभ, ऑप्शन सी है बेड़ा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो हमने देखा था कि जो रहस्य का मंच होता है उसको बोला जाता है बेड़ा, उसको बोला जाता है बेड़ा। बेड़ा जो वहां पे गाड़ा जाता है उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द ही पूरा रहस्य का मंचन किया जाता है। तो रासधारी तो वह होगा जो इस रहस्य की जो प्रतिनिधित्व करता है उसको बोला जाता है रासधारी। तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। रास खंभ जैसा बात इसमें नहीं कहा गया है तो यह भी नहीं होगा। इस खंभ को हम बेड़ा बोलेंगे इसमें, इसलिए खंभ का ऑप्शन नहीं होगा और बेड़ा इसका उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि हमको हमारा उत्तर मिल चुका है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जितना भी आप स्टडी कर रहे हैं उसी में से सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना है और क्वेश्चन लगाना है। क्वेश्चन को बार बार आप देखिए कि आपको जो क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में बन जा रहे हैं और उसको क्या करना है, जो बन जा रहे हैं उसको थोड़ा सा किनारे करते जाइए, जो कठिन लगते हैं उसको थोड़ा सा फिर से अभ्यास करिएगा और अपने चैप्टर को थोड़ा सा आपको बार बार पढ़ना है जिससे वो आपके आंखों से गुजरता रहे और आपका क्वेश्चन आने वाले परीक्षा में अच्छे से बनेगा। ठीक है।